Hello student, now discuss the metal and non-metals टॉपिक्स में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। पिछले डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। आज हम लोग टॉपिक लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। टॉपिक होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। कौन सा टॉपिक होगा? हमने बोला है कि एलिमेंट जो है हमारे दो पार्ट्स में आम रूप से दिखा रहे हैं क्लासिफाइड। एक मेटल है, एक नॉन मेटल्स है। हमारे एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन एक टेबल पर है, जिस टेबल को हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। उस पीरियोडिक टेबल का राइट साइड का जो भी मेंबर है वह जनरली नॉन मेटल्स पार्ट के मेंबर होते हैं, और लेफ्ट पार्ट में जो होते हैं वह मेटल्स मेंबर आते हैं। हमने ये भी 9th क्लास में मिला है कि मेटल मेंबर जो होते हैं उनकी टेंडेंसी जो होती है वह लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है और वो कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। नॉन मेटल जो होती है वह जनरली इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, इसलिए जनरली वह इलेक्ट्रोनेगेटिव्स है। लेकिन हर मेटल्स का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लॉस करने का डिफरेंट होती है, और हर नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी अलग अलग होती है। मेटलों की टेंडेंसी को जब हम लिस्टेड किया था तो हमने उसको बोला था एक्टिविटी से रिच और रिएक्टिविटी से रिच। नॉन मेटल का टेंडेंसी जो है वह गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का है, इसलिए उसको हम लोग जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि टेंडेंसी है क्यों? तो हमने बोला कि हमारे पास 6 एलिमेंट जो है वह इनर्ट नोबेल गैस फैमिली है या इनर्ट फैमिली है, जिसको हमने बोला था ये लोग जो है वह हे, ने, अगर, कर, कारो, जीरो, हीलियम है, न्यून है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और एनॉन्स है। इतना का कॉन्फ़िगरेशन हम नोट कर सकते हैं। हमने बोला है कि यह स्टेबल है, यानी इनके वैलेंस ऑर्बिट में प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 है, एक्सेप्ट से इनकी वैलेंस ऑर्बिट में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स है। और हमने भी बोला कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन बाकी सभी एलिमेंट्स का यदि आउटर ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 होगा, और मैक्सिमम यदि 8 होगा और जिस एटम्स का वैलेंस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन 8 यानी 8 होगा वह स्टेबल ऑर्बिट होगा, और वह जनरली इनर्ट गैस के मेंबर होगा, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो 2। इसकी एटॉमिक नंबर 10 तो 2 और 8, इनकी एटॉमिक नंबर 18 तो 2 8 8। जबकि नॉन मेटल का डिफाइन हमने किया है कि नॉन मेटल का वैलेंस ऑर्बिट यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वह 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 7 होगा। और ऐसी स्थिति में सभी नॉन मेटल इस स्टेबिलिटी को लेने के लिए यानी आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को 8 करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, जिसको हम लोग उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन ऑफ एंथैल्पी के रूप में काउंट करते हैं। यानी ऐसी स्थिति में इनको 4 होने के लिए 4 यदि वैलेंस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है तो 8 होना होगा, इसे चाहे तो इलेक्ट्रॉन लेना होगा। यदि 5 होगा तो भी 8 करना होगा, 6 होगा तो स्टेबिलिटी होने के लिए इसको भी लेना होगा और इसको भी क्या करना होगा, लेना होगा। और इस स्थिति में वह हमेशा देने की लॉस करने की इनके पास टेंडेंसी नहीं होती है,
आगे जिसमें हम इस पर डिस्कस करें कि क्यों टेंडेंसी देने का होती है, क्यों टेंडेंसी लेने की बात होती है, जब हम इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे। लेकिन हम तत्कालिक दिखा रहे हैं कि इनके वैलेंस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6, 7 है। नॉन मेटल की बात कर रहे हैं तब, और मेटल की बात किया जाए तो इनके हमने दिखाया कि वह 2, 3 होगा, यानी 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। ऐसी स्थिति में ये गेन करके अपने ऑक्टेट को पूरा नहीं कर पाएगा, ये जनरली लॉस करके ऑक्टेट को प्राप्त करेंगे, ये जनरली इनको गेन करके कर पाएंगे या फिर शेयरिंग करके कर पाएंगे। और ऐसी स्थिति में हम इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम लोग बोल देते हैं के कारण उसको जो होते हैं वह होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव्स। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव्स। ऐसी स्थिति में लिखा जाए नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव in nature. They have tendency to form anion by gaining इलेक्ट्रॉन्स। हमने क्या बता रहे हैं? नॉन मेटल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का होगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का होगा क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर एनायन फॉर्मेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। एग्जाम्पल में डाला जाएगा तो क्लोरीन पर नजर डाला जाए तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हम लोग पढ़े हैं वह है 20, यानी कॉन्फ़िगरेशन डाला जाए तो 287। स्टेबिलिटी के लिए इसको 8 होना होगा और हर एटम चाहता है कि मेरे यहाँ स्टेबिलिटी आए, यानी आउटर ऑर्बिट स्टेबल हो जाए, और वह स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। और जब एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करेगा तो जनरली क्लोराइड आयंस होगा, ये आयंस है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इस समय एटॉमिक नंबर 20 तो होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी, जिस समय हम लोग आयन पढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 18 हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। और कॉन्फ़िगरेशन जब नोट करेंगे तो 288 हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल से हमारे पास नाइट्रोजन की बात करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन जब होगा तो आम रूप से 2,5। हमने बोल रहे क्या? स्टेबल ऑर्बिट करने के लिए इसको 8 होना हो, तो 8 होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को इसको गेन करना पड़ेगा। और जब 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंट हो जाएंगे। और कितना का डिफरेंट आएगा? 3 का आएगा। और जब 3 का आएगा तब ऐसी स्थिति में नाइट्राइड का फॉर्मेशन कर लेगा और इस समय इनका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 और क्या? 8। उसी प्रकार ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होगा 2 और 6। स्टेबिलिटी के लिए इसको 8 होना होगा और ऐसी स्थिति में इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन को जब गेन करेगा तो इस समय यह फॉर्मेट हो जाएगा, वह ऑक्साइड हो जाएगा और इनकी कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 हो जाएगा। यानी सभी पर नजर डाला जाए तो आउटर ऑर्बिट आयन फॉर्मेशन के टाइम में 8 हो जाएगा। लेकिन जिसमें आयन फॉर्मेट नहीं किया, आयन नहीं किया, न्यूट्रल एटम है, तो किसी के आउटर ऑर्बिट में 7 है, तो किसी का आउटर ऑर्बिट में 5 है, तो किसी का आउटर ऑर्बिट में 6 है। इसी प्रकार का यदि कार्बन को चला जाए तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो कॉन्फ़िगरेशन में आएगा 2 और क्या? 4। और इसको 8 पहुंचना है, तो 8 पहुंचने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं। इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और जब 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तब ऐसी स्थिति में यह बन जाएगा कार्बाइड आयन, और इस समय इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो होगा 2,8 होगा। इसका मतलब कि सारे क्या आयन के टाइम में इनके ऑर्बिट क्या है? स्टेबल है। थोड़ा सा हमने यदि इक्वेशन नोट किया है तो
इक्वेशन टाइप में हमें आयन फॉर्मेशन में हर इक्वेशन को न्यूट्रल होना चाहिए। इधर जब हम काउंट करते हैं तो निगेटिव आयनों की संख्या, पॉजिटिव आयन कुछ भी नहीं है, यानी नेगेटिव आयन रिएक्ट एरिया में 4 गो, प्रोडक्ट में भी क्या 4 निगेटिव यानी न्यूट्रल है। और इस प्रकार हमने आयन को बताया, नॉन मेटल को बताया कि वह नेचर में एनायन होगा और एनायन का फॉर्मेशन क्यों करेगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। और यदि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होने के कारण वह जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी हर नॉन मेटल क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव्स के मामले में चला जाए तो जनरली फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सबसे हाई होती है। अब हम लोग बारी बारी से हम इनके नॉन मेटल का एक एक कर केमिकल प्रॉपर्टीज पर विश्लेषण करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमने आपको कराया था मेटल में रिएक्शन विथ ऑक्सीजन में। हमने इसमें कराएंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन के साथ, लेकिन तत्कालिक इतना अभी कैरन में इसको नोट कर लिया है। फिर हम आगे की ओर केमिकल प्रॉपर्टीज पर विचार करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 पे चलेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। किसके साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, हमने वहां पढ़े थे कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, मेटालिक ऑक्साइड फॉर्मेट करेगा। नॉन मेटल जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड फॉर्मेट करेगा। ये भी हम लोग पढ़े थे कि मेटल का ऑक्साइड बेसिक होते हैं क्योंकि वाटर सोल्यूबल होकर के बेस फॉर्मेट करते हैं, लेकिन ये भी मिले हैं कि कुछ मेटल के ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, जिसमें हमने आपको डाला है जिंक का ऑक्साइड है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, लेड का ऑक्साइड है। लेकिन जिंक का ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड को दिखाया भी है कि एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा साल्ट फॉर्मेट और वाटर देगा, बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा तो वह साल्ट और वाटर फॉर्मेट करेगा। लेकिन ये जो होंगे इनके नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होंगे वह नेचर में एसिडिक होगा क्योंकि वाटर में सोल्यूबलेट होकर के एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन कुछ नॉन मेटल जो होंगे वह एसिडिक नहीं होंगे, वह न्यूट्रल होगा। और कौन सा न्यूट्रल होगा, तो नाइट्रिक ऑक्साइड होगा, नाइट्रस ऑक्साइड होगा या डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। ये लोग जो नजर आ रहे हैं वह जनरली वह न्यूट्रल होगा। तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन में लिख रहे हैं कि नॉन मेटल्स reacts with oxygen, लेकिन रिएक्शन तब होगा जब जनरली वह हीट होगा, विदाउट हीट का नहीं हो। ऑन हीटिंग टू form their respective oxides। हमने नॉन मेटल का जब मेटल को देखा था तो कुछ तो इजिली वे में रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, कुछ हीट करने के बाद रिएक्ट करते हैं, लेकिन ये सारे रिएक्ट तब करेंगे जब उनको हीट कराई जाएगी। एग्जाम्पल में डाला जाए तो एग्जाम्पल में मेरे पास आएगा एग्जाम्पल नंबर कार्बन, react with oxygen on heating to form
कंडीशन रहेगा। यदि ऑक्सीजन कंट्रोल में मिलेगा तो वैसी स्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेट करेगा। यदि ऑक्सीजन कंट्रोल में मिले, ऑक्सीजन परफेक्ट मिलेगा यानी कांटेक्ट में पूरी तरह होगी, तो उस समय बनेगा वह बनेगा कार्बन डाई ऑक्साइड। कौन मिलेगा? कार्बन डाई ऑक्साइड। यानी ऐसी स्थिति में रिएक्टिंग एरिया में एक एटम मेरे पास कार्बन है, सैंबल इसका होगा C, लेकिन स्टेट नोट किया जाए तो गैसियस होगा, अति सॉलिड स्टेट में होगा। दूसरा किससे रिएक्ट करने के लिए तैयार है? तो ऑक्सीजन का, उसकी नोटेशन ऑफ O2 है, स्टेट में भी जो होगा वह गैसियस होगा। और वैसी स्थिति में फॉर्मेटेड कंपाउंड जो होगा वह होगा कार्बन डाई ऑक्साइड। यानी सीधा होता है कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन कितने एटम? 2 एटम, यानी CO2, लेकिन स्टेट मेजर जो होगा वह कैसे होगा? लेकिन हमने कहा कि रिएक्ट कब होगा? जब इसको हीट किया जाएगा तब। हमने हीट कर दिया, हमने बोला है कि इक्वेशन जब भी नोट करते हैं तो हम बैलेंस इक्वेशन नोट कर रहे हैं। ये दिखा रहा है कि हमारे पास बैलेंस इक्वेशन है। उसी प्रकार यदि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो नंबर बी में लिखेंगे हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ऑन हीटिंग टू फॉर्म, चाहे तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड लिख दे या फिर वाटर लिख दे, वाटर नोट कर दे। रिएक्शन के एरिया में चला जाए तो एक रिएक्टेंट एरिया में हाइड्रोजन है जिसका नोटेशन जो होगा वह H2 होगा, लेकिन हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में होती है इसलिए इसको नोटेशन ऑफ G कर दिए। दूसरा मेरे पास रिएक्टेंट एरिया ऑक्सीजन है जिसके नोटेशन ऑफ G होगा यानी O2G होगा, और फॉर्मेटेड कंपाउंड मॉलिक्यूल जो होगा वह वाटर होगा जिसके लिए हाइड्रोजन ऑक्साइड हम लोग बोलते हैं, तो नोटेशन ऑफ H2O, लेकिन लिक्विड स्टेट में होगा। जब लिक्विड स्टेट में होगा तो हमें बैलेंस इक्वेशन पर नजर डालना होगा, और जब बैलेंस इक्वेशन पर नजर डाला जाए तो हमने बोला है कि पहले मॉलिक्यूल पर, रिएक्टेंट पर, मेंबर को कंपाउंड मॉलिक्यूल और एलिमेंट मॉलिक्यूल में हम लोग नजर डाल लेते हैं। कंपाउंड मॉलिक्यूल का बैलेंस सबसे पहले, और उनमें भी उनको सबसे पहले जिनके एटम ऑड होते हैं। ये दिखा रहे हैं ऑक्सीजन ऑड है रिएक्टेंट एरिया में, इवन इसको 2 का मल्टीप्लाई ले, और जब मल्टीप्लाई लेंगे तो ऐसी स्थिति में 2 टाइम कम हो जाएगा, वह हाइड्रोजन कम हो जाएगा, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर, इसलिए इसको हम लोग दूसरी मल्टीप्लाई ले लिए। और ऐसी स्थिति में हमारे पास 2 रिएक्टर हैं, पहला कार्बन को रिएक्ट करा रहे हैं, दूसरा हाइड्रोजन का रिएक्ट करा रहे हैं, तीसरा इसी थर्ड पार्ट पर चल रहे हैं। तो थर्ड पार्ट पे मेरे पास सल्फर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ऑन हीटिंग टू फॉर्म सल्फर डाई ऑक्साइड। रिएक्टेंट एरिया में हम लोग देख रहे हैं एक सल्फर है, दूसरा रिएक्टेंट एरिया में ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट के रूप में हमारे यहाँ कौन सा आ रहा है? सल्फर और डाइऑक्साइड। यानी ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन के कितने एटम है? प्रेजेंट 2। इक्वेशन नोट करने के लिए चला जाए तो सल्फर का नोटेशन हमने एस, लेकिन कहीं कहीं पर एटॉमिसिटी के साथ नोट करता है एसेट, लेकिन हमने इसकी एटॉमिसिटी नोट ना करके जनरल फॉर्मूला में नोट कर रहे हैं, वह एस कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में ये स्टेट ऑफ सॉलिड है। दूसरा मेंबर मेरे पास ऑक्सीजन है गैसियस स्टेट में, रिएक्ट जब करेगा तो दे रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी गैसियस स्टेट में। इक्वेशन परफेक्टली
बैलेंस इक्वेशन, क्योंकि रिएक्टेंट एरिया में सल्फर का एक एटम, प्रोडक्ट में भी सल्फर का एक एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम, प्रोडक्ट एरिया में सल्फर का 2 एटम। तत्काल चक्र इसको नोट कर लिया जाए। फिर हम अगले एक का कुछ नॉन मेटल का और डालेंगे, 8 दिन डालेंगे तो सबसे आगे हम लोग बढ़ने के लिए तैयार हैं कि फास्फोरस का भी रिएक्ट कराई जाती है। तो जनरली फास्फोरस जिस समय रिएक्ट करती है वह जनरली फास्फोरस का ऑक्साइड चाहे तो पेंटा का फॉर्मेट करती है या ट्राई का रिएक्ट करती है। तो हमने सी, अगला एग्जांपल डी। फास्फोरस को रिएक्ट करा रहे हैं, फास्फोरस react with oxygen on heating to form phosphorus pentoxide, एक रिएक्टेंट एरिया में फास्फोरस है, दूसरा ऑक्सीजन है, फॉर्मेट जो हो रहा है वह फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड हो रहा है। यानी फास्फोरस का एटॉमिसिटी हम लोग 4 पर है, यानी इनकी नोटेशन जो होगा वह P4 होगा। ये जनरली सॉलिड स्टेट में होंगे और जिस समय ऑक्सीजन के साथ स्टेट दिया जाए तो गैसेस होगा। ये भी रिएक्ट तब होगा, देखिए सबको कंडीशन छूटा हुआ, हीट कर लीजिएगा आप लोग भी, इनको हीट होगा और जब हीट होगा तो जनरली वह बनेगा P2O5 और स्टेट जो होगा वह सॉलिड होगा। क्या होगा? सॉलिड होगा। लेकिन बैलेंस इक्वेशन पर चला जाए तो कंपाउंड मॉलिक्यूल, एलिमेंट मॉलिक्यूल ये सारे के सारे इवेन है। ये दिखा रहा है कि मेरे पास ऑड, तो हमने पहले ही बता दिए कि ऑड को पहले इवेन बनाना, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए और 2 का मल्टीप्लाई जाए तो नंबर ऑफ एटम जो है फास्फोरस का 4, रिएक्टेंट एरिया में ऑक्सीजन का 2 एटम, प्रोडक्ट एरिया में कम है इसलिए 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, एक बैलेंस इक्वेशन कर दिया। लेकिन थोड़ा सा पहले हमने कहीं देखा था कि मेटल का ऑक्साइड जो होती है वह नेचर में जनरली बेसिक होती है या कुछ एक्सेप्शन टू एम्फोटेरिक होती है। किसी को हमने दिखाया है 2 गो कि वह जनरली एसिडिक ऑक्साइड भी होगा। लेकिन जितने भी नॉन मेटल का ऑक्साइड है वे जनरली एसिडिक नेचर होते हैं क्योंकि वाटर में डिजॉल्व होकर के एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम थोड़ा सा नोट कर लें, एगो नोट बना लें। नोट में हम लोग लिखेंगे कि ऑक्साइड्स नॉन metals are acidic in nature, they dissolve in water to form acid. Oxide nonmetals are acidic in nature. They dissolve in water to form acid. एग्जाम्पल में हम लोग डालें
सबसे पहले हमने बोला था कि कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्सेज हम भी है, रेसिप्रेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते भी हैं, और इसीलिए मुझे भी लगे कि भी कभी भी हॉट ड्रिंक को जब हमको लेना हो तो कभी भी उसको कार्बन डाई डिजोल्व कर यानी फूंक कर हमें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उस समय कार्बन डाइऑक्साइड कोल्ड अति हॉट जो होगा उसमें डिजोल्व कर जाएगा, और वैसी स्थिति में वह जनरली कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। यानी ऐसी स्थिति में हमने इसको बोला क्या, कार्बोनिक एसिड। उसी प्रकार मेरे पास यदि दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड है और ये जो वाटर में डिजोल्व कर जाएगा तो उस समय ये सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेट करेगा। सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक नहीं, सल्फ्यूरस। इसी प्रकार यदि फास्फोरस को ऑक्साइड लेते हैं P2O5 जो सॉलिड स्टेट में होगा, इनको वाटर में जब डिजोल्व करा दिया है तो ये भी एसिड बनाएगा, और उस समय बनेगा फास्फोरिक एसिड। कौन एसिड, फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड, लेकिन इक्वेशन नोटेड है इसलिए हम इसको बैलेंस करने के लिए तैयार है। तो ऐसी स्थिति में इवेन और ऑड का केस दिखा रहा है, इसलिए इसको इवेन को पहले 2 का मल्टीप्लाई, और जब 2 का मल्टीप्लाई लिया तो हाइड्रोजन का 3 का मल्टीप्लाई, और ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन का ऐसे। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि कुछ ऑक्साइड जो हैं वह जनरली एक्सेप्ट है और वह जनरली नेचर में जनरली न्यूट्रल होते हैं। एक्सेप्ट में होंगे कौन, तभी हमने बोला था एक्सेप्ट है, अपवाद है। वो एक्सेप्ट में है मेरे पास नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, H2O, ये लोग हैं क्या, न्यूट्रल। क्या है, न्यूट्रल हैं। नेचर में ना एसिडिक होंगे और ना ही क्या होंगे, बेसिक होंगे। यानी नेचर में क्या होंगे, न्यूट्रल ऑक्साइड। यानी ऐसी स्थिति में हमें इस बात को ध्यान रखना है कि मेटल का ऑक्साइड जो होगा वह नेचर में बेसिक होगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होगा एसिडिक होगा। मेटल के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं और कुछ एसिडिक होते हैं, लेकिन इनके एटम जो होते हैं वह सीधे न्यूट्रल होते हैं। इसका ना ही एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं। तो उसके लिए हमको याद रखना है, एक नाइट्रिक ऑक्साइड होगा, एक नाइट्रस ऑक्साइड होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल होगा जो न्यूट्रल एसिड्स है। अगला हम लोग रिएक्शन वाटर के साथ देखेंगे, जिसमें हमने बोला है कि मेटल जो होगा वाटर के साथ डिफरेंट कंडीशन के साथ रिएक्ट करते हैं। कुछ मेटल जो होते हैं वाटर के साथ कोई इसी तरह का रिएक्शन नहीं देते हैं, यानी कुछ कोल्ड वाटर के साथ, कुछ हॉट वाटर के साथ, कुछ स्टीम के साथ, और कुछ जो होंगे वह जनरली नॉन मेटल के साथ में नॉट रिएक्ट करेंगे। यानी ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टीज नंबर 2, रिएक्शन विथ वाटर। ठीक है, वाटर के साथ नॉन मेटल का कोई रिएक्टिविटी नहीं है, कोई रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, और उस समय रिएक्ट कर करके वह हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, क्योंकि उस समय नॉन मेटल हाइड्रोजन आयन को यानी वे केटायन को हाइड्रोजन न्यूट्रल होने के लिए इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी नहीं होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है।
इसलिए वाटर के साथ रिएक्ट कर वह जनरली हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व नहीं कर पाते हैं, यानी नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर to evolve hydrogen गैस। हमने इसको बता रहे थे कि मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व करेगा, लेकिन वाटर के साथ रिएक्शन का कंडीशन डिफरेंट था। ये कोई भी कंडीशन इसको दिया जाए, स्टीम दिया जाए, कोल्ड वाटर दिया जाए, ये कोई रिएक्ट नहीं करेगा और किसी भी हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन जो होगा। थैंक यू वेरी मच।